देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 18 से 20 जून तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने इस बात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों पर तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही बिपरजॉय चक्रवात का असर भी दिख सकता है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलने वाली हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 से 20 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बाकायदा इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। तो मौसम विभाग का ये अनुमान, उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो बदलने वाला है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। इसके साथ ही बिपरजॉय चक्रवात का असर भी यहां पर दिख सकता है और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही बिपरजॉय जो चक्रवात है, बिपरजॉय जो तूफान है, उसका असर भी उत्तराखंड में देखा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। मौसम से जुड़ी हुई जानकारी यही मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है और इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड से दबोची गई है डाकू हसीना। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उत्तराखंड से दबोची गई है डाकू हसीना। 8.5 करोड़ की डकैती की मास्टरमाइंड है हसीना। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड में आकर यह बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से फरार चल रही डाकू हसीना, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पति जसविंदर सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। खुद को वकील बताती थी ये डकैती की मास्टरमाइंड और सैकड़ों लोगों को अब तक चूना लगा चुकी है हसीना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खबर यही है कि उत्तराखंड से डाकू हसीना को दबोच लिया गया है, जो कि 8.5 करोड़ की डकैती की मास्टरमाइंड है। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड में आकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड में आकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पति जसविंदर सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि हसीना खुद को वकील बताती थी और बड़ी डकैती की, ये जो बड़ी डकैती करोड़ों की गई, इस डकैती की मास्टरमाइंड है हसीना। लेकिन पुलिस ने उत्तराखंड आकर इसको दबोच लिया है। पंजाब पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पति जसविंदर जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सैकड़ों लोगों को अब तक कहा जा रहा है कि हसीना चूना लगा चुकी थी। फिलहाल पुलिस अब इस हसीना और उसके पति से पूछताछ कर रही है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून की दस्तक को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और आपदा को लेकर प्रशासन ने बाकायदा मॉक ड्रिल भी किया है। मॉक ड्रिल के तहत राहत बचाव कार्य किया गया है और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये मॉक ड्रिल की गई है। तो मानसून की दस्तक के साथ ही तहसील प्रशासन ने आपदा की स्थिति में राहत बचाव कार्य सुगमता से करने के लिए आपदा के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया है। इससे पहले थराली तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जोवाठा ने आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक लेते हुए मानसून के दृष्टिगत आपदा से निपटने की तैयारी का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य उपकरणों का ब्यौरा लिया। बैठक में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों के विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद चेपड़ों में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें त्वरित राहत बचाव कार्य की तैयारी की गई। उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जोवाठा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मानसून की दस्तक के साथ ही आपदा के दृष्टिगत प्रशासन ने अपनी तैयारी की है ताकि आपदा की स्थिति में जल्दी से जल्दी राहत बचाव कार्य किया जा सके। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज तहसील में मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया है
और इसका पर्पस यही था कि अभी जैसे कि 15 जून से आपदा सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले एक सेंसिटाइजेशन समस्त विभागों का कर लिया जाए। उसी क्रम में आज ये मॉक ड्रिल कराई गई। सभी विभागों के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था और सभी को बताया गया कि आपदा के समय पे क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगामी जो भी हमारी ऐसे कोई आपदा घटित होती है, तो उसमें जो है रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम से मिनिमम रहे। इसी के चलते हुए आज ये मॉक ड्रिल कराई गई। बिल्कुल, ये आज का जो मेन फोकस ये था कि हमें रिस्पॉन्स टाइम जो है अपना बिल्कुल मिनिमम रखना है। आईआरएस सिस्टम प्रणाली के तहत यही रहता है कि आईआरएस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो जो भी उससे जुड़ा हुआ अधिकारी है स्वयं अपनी जो भी उसको रोल्स दिया गया है उसको वो तुरंत वो करे। इसी पे आज फोकस था और यही सबको निर्देशित करा गया है कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा बिल्कुल मिनिमम रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की लिखित पुस्तक खंड खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि केदारनाथ की भीषण त्रासदी का 1 दशक पूरा हो चुका है। प्रदीप भारद्वाज ने इस पुस्तक के माध्यम से 2013 केदारनाथ त्रासदी की जानकारी दी है। 10 सालों तक हुए बदलावों, प्राकृतिक संसाधनों की रूपरेखा की गहराइयों को इस पुस्तक में समेटने का प्रयास भी किया है। ये पुस्तक सिक्स सिग्मा के समर्पण भाव, मेहनत, सेवा, सत्य और सच्चे साहस को भी दर्शाती है। उन्होंने केदारनाथ में सिक्स सिग्मा द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए सिक्स सिग्मा की टीम को बधाई दी है। पुस्तक के लेखक प्रदीप भारद्वाज ने कहा है कि उन्होंने सत्य घटनाओं पर आधारित ये पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के समय वहां की स्थिति और उसके बाद हुए पुनर्निर्माण के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। सिक्स सिग्मा द्वारा केदारनाथ में जन सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों को दर्शाने का प्रयास भी किया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को क्या उपयोगी वस्तुएं अपने साथ ले जानी चाहिए, इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। इस मौके पर सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के चेयरमैन RK भारद्वाज, डॉक्टर अनीता भारद्वाज समेत कई लोग उपस्थित थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे और इसी के चलते सीएम धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री धामी ने UJVNL को न्यायालय में अपने लंबित वादों को शीघ्र निस्तारण के लिए डेडिकेटेड फॉलोअप के साथ मिशन मोड पर कार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं UPCL को राज्य में विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने को भी कहा। इसके साथ ही सीएम ने पिटकुल को अपने सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि के कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी सभी हाइडल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ओनरशिप लें और प्रोजेक्ट्स को सही समय पर पूरा करने के लिए समर्पित होकर कार्य भी करें। उन्होंने उरेडा को कमर्शियल बिल्डिंग्स, हाउसिंग सोसाइटीज में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने UJVNL को साल 2024 तक सूर्यनगाड़, मधमहेश्वर और 17 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट्स के अपने तय लक्ष्य को पूरा करने और साल 2027 तक गुप्तकाशी और 93 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स साल 2030 तक लखवाड़, सिकारी, भ्योल, त्यूनी प्लासू, पैनागाड़, जिम्बागाड़, अराकोट, त्यूनी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के अपने लक्ष्य पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। उधर मसूरी में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से कई योजनाओं के तहत ट्रैफिक के जाम के झाम से निजात दिलाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर समय समय पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन मसूरी की कई सड़कें सक्रिय होने के कारण ट्रैफिक प्लान सफल नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल ही में मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपर पर्यटन सचिव श्री रविशंकर ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर नया ट्रैफिक प्लान बनाया था, जिसके तहत देहरादून से मसूरी आने वाले सभी लोगों को सीधा मसूरी भेजा जा रहा है। वहीं केम्प्टी फॉल से वापस देहरादून जाने वाले लोगों को मसूरी कंपनी गार्डन से होते हुए हाथी पांव भेजा जा रहा है, जो काफी हद तक सफल माना जा रहा है। वहीं कंपनी गार्डन से हाथी पांव जाने वाला जो सड़क है वो काफी सक्रिय होने के चलते ट्रैफिक धीमी गति से संचालित हो रही है।
यानी कि जो ट्रैफिक है वो धीमी गति से संचालित हो रहा है, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले भी मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे गज्जी बैंड में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था, जिससे मसूरी का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। साथ ही दूसरी ओर मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। मसूरी के मुख्य ग्रीन चौक पर काम अभी भी बाकी है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार और नायब तहसीलदार विनोद तिवारी की तरफ से लगातार माल रोड की मॉनिटरिंग कर माल रोड के काम को जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश भी की जा रही है। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया है कि माल रोड पर 90% काम पूरा हो चुका है। सड़क किनारे काबल स्टोन और इसके साथ ही नालियां बनाने का काम तेज गति से हो रहा है, जो जल्द ही पूरा भी हो जाएगा। जो मेन चौक्स हैं सब में कॉपलिंग हो गई है एक्सेप्ट फॉर ग्रीन चौक, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो काम में थोड़ी सी स्लोनेस है, क्योंकि हमें टूरिस्ट के और ट्रैफिक मूवमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर बहुत जल्द ये ग्रीन चौक का भी काम एंड हो जाएगा। आज रात से हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी हमने अभी पूरे मॉल रोड का निरीक्षण किया है, तो जो हमें सारे वायर्स जो हैं, सारे केबल ऑपरेटर्स भी थे, तो डक्ट्स में लगभग सारे वायर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो जो भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी, तो जो है पूरे मॉल रोड में वायर्स जो ओवरहैंग है वो ना दिखें। और बाकी जो नालियाँ के काम भी है उसका भी निरीक्षण किया गया, तो नालियों का काम भी हो रहा है। जो साइड में जो पटरियाँ बन रही हैं उससे कॉपलिंग हो रहा है, वो कार्य भी गतिमान है। तो बहुत जल्द ये सारी 90% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। हाँ, जैसा कि हमने कल जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया था और आज भी सीओ मसूरी के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन किया था, और उसके बाद जो निर्देश दिए गए कि जो केएमटी की जो पूरी ट्रैफिक है उसको, क्योंकि हमें लाइब्रेरी की तरफ ना जाके वो हाथी पाव से वाया कंपनी गार्डन डाइवर्ट कर दिया जाए। देखो, जैसा आपको मालूम है कि उस दिन ट्रैफिक की मीटिंग थी और उसमें ये तय हुआ था कि जो हाथी पांव बैंड से हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट करते थे मसूरी में यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए, उस ट्रैफिक डाइवर्जन को न किया जाए, बल्कि उसकी जगह जो केम्प्टी फॉल से आने वाला ट्रैफिक है वो टुवर्ड्स कंपनी गार्डन जाए और कंपनी गार्डन से पहले नीचे जो हाथी पांव बैंड पे टकराता है उस रोड से निकाला जाए। तो आज हमने कंपनी 0 पॉइंट पे केम्प्टी फॉल से आने वाला ट्रैफिक जो देहरादून जा रहा है वो कंपनी गार्डन रोड से हाथी पांव रोड पर निकाला, अर्थात ये उसका अपोजिट प्लान है। ये आज तो बहुत सक्सेस रहा, क्योंकि 3 वीआईपी थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ी। मसूरी वासी भी कह रहे थे कि आज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कंपनी गार्डन में जो पार्किंग है और प्लस जो कंपनी गार्डन जाने वाली हमारा ट्रैफिक है, दोनों आपस में थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे थे पतली रोड होने के कारण, तो लाइन लंबी हो जा रही थी वहाँ भी। FSSAI की टीम ने रुद्रपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली से आई टीम ने कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सर्विलांस सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच को परखा। इसी के साथ टीम ने दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडरों और जागरूक करते हुए फूड क्वालिटी से कोई समझौता ना करने की अपील भी की। इस कार्रवाई का उद्देश्य था कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन मिल सके। FSSAI के अधिकारियों ने वेंडरों को खाद्य पदार्थों के पैकिंग के लिए बटर पेपर के यूज की सलाह दी है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हमने नया कंसेप्ट लाया है, FSW फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। इससे हम लोगों के दुकानों पे जाके, स्कूल में जाके जागरूकता फैलाना है, टेस्टिंग करना है, सर्विलांस सैंपल लेना है और इन लोगों को अच्छे से मतलब सिखाना है कि ये सैंपल कैसे सही है कि नहीं। जैसे हम लोग अभी मिठाई की दुकान पे गए थे, वहाँ से दूध का सैंपल लिया, मावा का सैंपल लिया और फिर उसमें हमने बताया कि उसका जांच परख किया कि उसमें कोई डिटर्जेंट का तो मिलावट नहीं है, कोई केमिकल का तो मिलावट नहीं है। ये सारा चीज़ हमने बताया उनको और अभी हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ये गांधी मार्केट में हमने देखा कि लोग अखबार में खाने का चीज़ों को पैक करके दे रहे हैं, जैसे समोसा हुआ, ब्रेड पकौड़ा हुआ। तो एक्चुअली जो अखबार का इंक होता है वो बहुत हानिकारक होता है, वो समोसा में और ब्रेड पकौड़े में चिपक के चला जाता है और हमारे हाथों में जब जाता है
तो उससे फूड पॉइजनिंग और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जितने भी खाद्य कारोबारी थे यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर, उनको ये बताया गया कि जो आप अपने चाट, टिक्की, चाउमीन, मोमो में सॉसेस इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी देखें कि सस्ता सॉस ना लाएं। अगर वो कोई पैक सामान ला रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ये सस्ते सॉस लाते हैं, वेजिटेबल सॉस लिखा होता है उसमें, तो टमाटो सॉस नहीं होता है वो। तो ऐसी हमने बहुत सारी जानकारी दी है, छोटी छोटी चीज़ें कि आपको लेबलिंग देनी है, लेबलिंग चेक करनी है फूड प्रोडक्ट की, और आपको हाथ धो के अपने सिर में हेड नेट लगा के कारोबार करना है और स्वच्छ तरीके से पेश करना है इसे। इसका मेन मोटिव है स्वच्छ और सुरक्षित भोजन जो है अपने जो है स्ट्रीट वेंडर को और जो लोग आते हैं खाने उनको उपलब्ध कराना है। इसमें अभी मिठाइयों की दुकानों की जो हमें नोवेल्टी की मिठाई की दुकान है, और उधर काशीपुर रोड में बीकानेर ठाड़वाड़ से नमूने लिए गए हैं। ये सर्वे नमूने थे जो कि अभी इनकी रिपोर्ट अपेक्षित है, और इनको वहाँ पर हम लोगों ने इनके स्टाफ को भी ट्रेंड किया हमारे टीम ने, ताकि जो है ये स्वच्छ मिठाइयाँ, सुरक्षित मिठाइयाँ लोगों को उपलब्ध हो सकें। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की एक अच्छी प्लानिंग हो और सारी सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जा रही है। और इसी कड़ी में हल्द्वानी की सुनियोजित विकास हो, इसको लेकर भी कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इन बिंदुओं पर विचार किया गया कि 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होगा, कृषि क्षेत्र कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, ISBT, बस स्टैंड कहां पर होगा, साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टंचिंग ग्राउंड जैसी बड़ी योजनाओं को कहां पर बनाया जाएगा। और इन सब को देखते हुए शहरी विकास में एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार होने और बोर्ड में पास होने के बाद एक बार पब्लिक से भी शेयर किया जाएगा, जिसमें पब्लिक भी अपने सुझाव दे सकती है कि भविष्य में हल्द्वानी में किन किन योजनाओं को और कहां धरातल पर उतारा जा सकता है। देखिए, हल्द्वानी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का, और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड, रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज़ होगा, कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो, कहीं पे भी कुछ ना बन जाए। ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स है हमारी, अंदर छोटे बस अड्डे, छोटे ऑटो स्टैंड कहाँ पे होने चाहिए, आगे जाके हमारा वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा इशू बनेगा, ट्रेंचिंग ग्राउंड कहाँ पे होना चाहिए, उस सबको देखा गया। तो अभी तो जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग का, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। तो आज मैंने ये कहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको स्वयं मौके पर जाके देख लें। हल्द्वानी में भारतीय मानक नियम खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की तरफ से एडवाइजरी के जारी करने के बाद खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी डेट को लेकर खाद्य विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत शुक्रवार को फूड इंस्पेक्टर कैलाश टमटा ने शहर स्थित कई दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट को लेकर अभियान चलाया, जिसमें कई बड़े स्वीट्स हाउस में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया। फूड इंस्पेक्टर कैलाश टमटा ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से एडवाइजरी जारी कर कहा गया कि खाद्य पदार्थों में मिठाई, बेकरी, पेस्ट्री, केक वस्तुओं में निर्माण तिथि और अंतिम तिथि को अंकित करना अनिवार्य है, लेकिन कई दुकान मालिकों की ओर से इन नियमों का पालन नहीं किया गया, जिस पर अभियान चलाकर उन पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले 2 दिन के अभियान में 20 से 25 दुकानों का निरीक्षण किया गया और चालानी कार्रवाई भी की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। भारतीय मानक खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी पूर्व में, जिसके तहत मिठाई की दुकानों में जो मिठाइयाँ विक्रय के लिए काउंटर पर लगाई जाती हैं, और इसके अलावा जो बेकरीज़ हैं उनमें जो बेकरी आइटम्स जैसे कि केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये विक्रय हेतु काउंटर पर लगाए जाते हैं। तो इन पर निर्माण की तिथि एवं उपभोग की तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया था। तो इसमें हमारे पास काफ़ी समय से फीडबैक आ रहा था कि मार्केट में अधिकांश जो मिठाई वाले हैं वो या बेकरीज़ हैं वो अपने जो भी वो निर्माण कर रहे हैं खाद्य सामग्री का, उस पर
ना तो वो निर्माण की तिथि अंकित कर रहे हैं ना उपभोग की तिथि अंकित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये आज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग पिछले 2 दिनों में करीब 20-25 दुकानों का निरीक्षण कर चुके हैं और आज भी हमने अपना अभियान अभी शुरू किया है और अभी सुबह से हम 2 मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर चुके हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से ऊधम सिंह नगर ने विकास खंड खटीमा के ग्राम ढाकी में चौपाल का आयोजन किया, जिसमें उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार के साथ ही स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम वासियों से उनकी आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को भी सुना। सीडीओ ने आजीविका संसाधनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव किसानों को दिए। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और चौपाल में ग्राम वासियों की तरफ से प्रमुखता से ग्राम दाहा और मजगमी के बीच परवीन नदी पर पुल निर्माण की मांग की गई, जिससे उत्तराखंड से उनकी प्रत्यक्ष संबद्धता स्थापित हो सके। आपको बता दें कि वर्तमान में ढाकी के ग्राम वासियों को उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है। ग्राम वासियों की दूसरी मांग यह है कि ग्राम दाहा और ढाकी को ग्राम पंचायत मझूला से अलग कर पृथक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने कई समस्याओं को सामने रखा, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने सभी मामले पर उचित समाधान करने का भरोसा दिया। ऊधम सिंह नगर जनपद के किच्छा थाना के अंतर्गत क्षेत्र में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को डैम से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक किच्छा के कलकत्ता चौक की अंतर्गत ग्राम गौघाट निवासी अपने दोस्तों के साथ धौरा डैम में गुरुवार की शाम को नहाने गया था। इस दौरान युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया और इससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। ये चौकी कलकत्ता फार्म थाना किच्छा की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति रिजवान जो है इनके डूबने की सूचना मिली थी। ये सूचना कल शाम हमें देर शाम प्राप्त हुई थी, तो कल शाम को भी हम लोगों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लोकल जो डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, उनकी सहायता से। परंतु जो है अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन कल कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आज सुबह हमने एसडीआरएफ और लोकल गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तो इनकी बॉडी रिकवर हुई है फिलहाल वहाँ से, और उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें ये आया है सामने कि अपने 2 साथियों के साथ, जो कि इनके चचेरे तहेरे भाई भी हैं, उनके साथ ये लोग गए थे वहाँ पर स्विमिंग और ये सब नहाने के लिए डैम में, और वहाँ पर नहाते समय इनकी मृत्यु हो गई। और बाकी आगे जांच की जा रही है इसकी घटना की, और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पौड़ी पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के साथ ही उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बीजेपी का जनाधार बढ़वाने का जिम्मा उन्हें सौंपा गया, जिसको लेकर वो पार्टी को बूथ लेवल तक बीजेपी का परचम लहराने के लिए एकजुट कर रहे थे। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने 2000 रुपए के नोट चलन के बाहर होने पर कहा कि 2000 के नोट चलन से बाहर होने से जमाखोर घबराए हुए हैं, जिनके यहाँ ईडी की रेड लगातार पड़ रही है, और यही वजह है कि विपक्ष भी इसीलिए जमकर शोर मचा रहा है। राज्यसभा सांसद ने बिहार में महागठबंधन से बनी सरकार और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मानसिक रूप से जनता महागठबंधन और नीतीश को नकार चुकी है। अब जनता समय अवधि समाप्त होने का इंतजार कर रही है, ताकि चुनाव समय आते ही अपने मत का प्रयोग जनता सही तरीके से कर पाए। लाभार्थियों का एक 5 लोकसभा अंदर आने वाले विभिन्न तो है नहीं। आप कहीं पे कुछ वापो की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का, और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं है, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए
कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। ये हाँ उनके लिए विषय है जो जमाखोरी में थे, जो परेशान है, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा है। रानीखेत रोड पर बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि दोनों स्कूटी सवार रामनगर स्थित शमशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच लखनपुर की ओर से आ रही एक प्राइवेट बस की भिड़ंत स्कूटी से हो गई। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के नीचे दबे दोनों स्कूटी सवार लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। ये जो है बस प्राइवेट बस है जो लखनपुर से काशीपुर बस स्टॉप के लिए आ रही थी। तो रास्ते बस स्टेशन के रोडवेज बस स्टेशन के पास बस जो है बस का ब्रेक अनंत मतलब फेल होने से या अनंत होने की बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं, जिसमें 2 स्कूटी सवार जो है उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। बस से उनकी भिड़ंत हो जाए जिससे उनकी आकस्मिक मौत हो गई है, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उत्तरकाशी के पुरोला महापंचायत मामले में निरंजनी अखाड़े के महंत दर्शन भारती को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि निरंजनी अखाड़ा और सभी साधु संत दर्शन भारती के साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अखाड़े के लाखों नागा सन्यासी हमारे आदेश पर सनातन परंपरा की रक्षा करेंगे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि अराजक तत्व के लोग इस तरह की बात करते हैं। समाज हित में जो भी कार्य होता है ऐसे लोगों द्वारा उनको धमकाने का कार्य किया जाता है, लेकिन इन लोगों की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मारने की बात वही करता है जो धर्म, समाज और मौलिक सिद्धांतों को नहीं जानता। उनका कहना है कि दर्शन भारती निरंजनी अखाड़े के श्री महंत हैं। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने दी जाएगी। निरंजनी अखाड़ा और सभी साधु संत उनके साथ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब भी देश की स्थिति बिगड़ी है, नागा सन्यासियों ने मोर्चा संभाला है। हमें आवश्यकता महसूस होगी तो नागा सन्यासियों को राष्ट्रहित में कार्य करने का निर्देश दिया जाएगा। लाखों नागा सन्यासी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और परंपरा की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। हमारे नागा फौज के रूप में तैयार है, बिना गन बंदूक के ही सब पर भारी पड़ेंगे। मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे जो अराजक तत्व के लोग दुनिया में हैं, वो ऐसी बातें करते रहते हैं और जब भी कोई समाज हित के लिए आगे आने का प्रयास करेगा, आगे आने का कार्य करेगा, निस्संदेह उसको धमकियां मिलेगी। हमें धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है और हमें धमकियों से कदापि डरना नहीं चाहिए। और जो 5 करोड़ या सर कलम करने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक निरर्थक बात है और कितनों को मारेंगे। इसलिए मारने की बात तो वो करता है जो धर्म को नहीं जानता है, समाज को नहीं जानता है, परंपराओं को नहीं जानता है, मौलिक सिद्धांतों को नहीं जानता है, वही मारने और पीटने की बात करता है। उत्तराखंड के लालकुआ में एक महिला ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में उस समय हड़कंप मच गया जब बागेश्वर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागेश्वर गिरेचीना मोटर मार्ग स्थित नैलगाड़ के पास एक पिकअप वाहन गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि इसमें 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जल्द लौटेंगे।